नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। सो फ्रेंड्स, आज मैं ट्राइडेंट ग्रुप पे डिस्कस करने वाला हूं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्राइडेंट के बिजनेस फंडामेंट और साथ ही एक्सपर्ट्स का क्या कहना है वो भी देखेंगे, और इसके साथ जो डेवलपमेंट हुआ था कंपनी में वो भी डिस्कस करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले यूट्यूब पे जो भी वीडियो अपलोड्स होते हैं क्या वो अच्छे हैं या बुरे, यूट्यूब उस वीडियो पे मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स के आधार पे डिसाइड करता है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू या नॉलेज मिले तो इसके बदले आप मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ट्राइडेंट ग्रुप अप्रैल 1990 में स्टार्ट हुई थी और ये एक लार्जेस्ट टॉवल मैन्युफैक्चर है वर्ल्ड में, और लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चर भी है वर्ल्ड में, और साथ ही लार्जेस्ट यार्न प्रोड्यूसर भी है इंडिया में। कंपनी के प्रोडक्ट 75 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं। ट्राइडेंट मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सेलिंग करता है टेक्सटाइल का, जो कि यान है, टेरी टॉवल और बेडशीट्स है। और यहाँ पे इसका सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ये है कि खुद ही यान बनाता है और उसी यान से अपना टेरी टॉवल और बेडशीट्स बनाता है, और जो भी यान बचता है बाकी के मैन्युफैक्चर को सेल कर देता है। और कंपनी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका एक्सपोर्ट, जो कि टेरी टॉवल और बेडशीट्स को हाई मार्जिन में सेल करता है। और जैसा कि मैंने बताया था, ये खुद ही यान बनाता है, जिसकी वजह से ये एक लो कॉस्ट पे क्वालिटी प्रोडक्ट बना पाता है, और जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में ट्राइडेंट बहुत ही आराम से अपना बिजनेस करता है। तो ये कंपनी का सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, और कंपनी को मेन रेवेन्यू टेक्सटाइल बिजनेस से ही आता है। और टेक्सटाइल के बाद कंपनी पेपर और केमिकल भी बनाती है, और ये जो पेपर बनता है वो ऑफिसर ग्रेड के होते हैं। और ट्राइडेंट जो केमिकल मैन्युफैक्चर करता है उस केमिकल का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि बैटरी बनाने का की मटेरियल होता है। और इसके साथ साथ ट्राइडेंट लो कॉस्ट पे हाई क्वालिटी पेपर भी बनाता है, क्योंकि जो पेपर का रॉ मटेरियल होता है वो वुड होता है, और ज़्यादा कॉस्ट जो होता है इसी मटेरियल में चला जाता है। और इसी का सॉल्यूशन ट्राइडेंट ने निकाला है, जहाँ पे ट्राइडेंट ने वुड का यूज किए बिना गेहूं का जो घास होता है उसको यूज करके पेपर बनाता है, जिससे इनका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम आता है। और पंजाब गेहूं का स्टेट माना जाता है, तो इसलिए इनका जो पेपर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो पंजाब में ही है, ताकि ये जो रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट बचा सके। ट्राइडेंट केमिकल और पेपर के अलावा अभी एनर्जी बिजनेस में भी है, और अभी जो कंपनी का एनर्जी बिजनेस जो है बहुत ही छोटा है, और जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करती है कंपनी खुद ही यूज कर लेती है। पर आगे चल के फ्यूचर में शायद कंपनी लार्ज स्केल पे एनर्जी प्रोड्यूस करे और एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री कर जाए। तो ये है ट्राइडेंट कंपनी के बिजनेस के बारे में डिटेल। तो चलिए अब कंपनी में जो डेवलपमेंट हुआ है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ मंथ्स पहले यूरोपियन मार्केट से एक न्यूज निकल के आया था, जहां पे कंपनी के नाम एक पेटेंट ग्रांटेड हुआ है यूरोपियन पेटेंट ऑफिस से। और ये पेटेंट किस कैटेगरी में ग्रांटेड हुआ है? फॉर फैब्रिक एंड मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे पेटेंट क्या होता है? मान लीजिए आपने कुछ इन्वेंट किया, तो उस इन्वेंशन को रजिस्टर कर सकते हो पेटेंट ऑफिस में, जिससे वो आपका प्रॉपर्टी बन जाता है। मतलब आपके परमिशन के बिना कोई भी उसको यूज नहीं कर सकता है किसी भी फॉर्म या किसी भी वेरिएंट में। तो ऐसा ही पेटेंट ट्राइडेंट ने अपने नाम किया है। तो चलिए अभी बात करते हैं ट्राइडेंट ने ऐसा क्या इन्वेंशन किया है जिसके लिए उनको पेटेंट लेने की जरूरत पड़ी। ट्राइडेंट ने ऐसे एक स्पेशल प्रोडक्ट मेथड का इन्वेंशन किया है, जहां पे वो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट से फैब्रिक प्रोड्यूस कर सकता है, जिससे एयर स्पेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और जब भी फैब्रिक में एयर स्पेस इंक्रीज हो जाता है तो वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ट्राइडेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है उनके स्पेशल सॉफ्ट टॉयल मैन्युफैक्चर में। और ऐसा जो सॉफ्ट टॉयल होता है इसका फैब्रिक बनाने के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट किया जाता है, जो अभी ट्राइडेंट के नए इन्वेंशन के बाद ट्राइडेंट को ये केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रहेगी। तो यूरोपियन मार्केट में ट्राइडेंट के लिए ये एक नया एडवांटेज हो सकता है। तो चलिए अब दूसरे डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो कि ट्राइडेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि ट्राइडेंट ग्रुप में ओकेआर सिस्टम को अडॉप्ट किया है। और ये ओकेआर सिस्टम जो है इनके 1400 एम्प्लॉय है, इन सब के लिए अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे सबसे पहले ओकेआर सिस्टम को समझने की जरूरत है। ओकेआर का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव एंड की रिजल्ट्स, जो एम्प्लॉय के लिए एक गोल सेटिंग फ्रेमवर्क होता है, जिससे एम्प्लॉय के जो भी वर्क ऑब्जेक्टिव, कैरियर ऑब्जेक्टिव होता है उनको डिफाइन किया जा सकता है, और उनको ट्रैक किया जा सकता है, और उनका आउटकम भी ट्रैक किया जा सकता है।
और ये जो मेथड है ये गूगल से इंस्पायर है और ये OKR सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव सिस्टम होता है और इस OKR सिस्टम का बहुत सारी कंपनी फॉलो करती है, स्पेशली IT कंपनीज, जैसे कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जैसे ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट। खैर चलते हैं, कंपनी का कुछ इनिशियल रेशियो है आगे और फाइनेंशियल रेशियो जो भी है वो सब सारी कुछ चेक कर। सो फ्रेंड्स, ट्राइडेंट की इनिशियल रेशियो की बात करें तो मार्केट कैप देखें तो 20,307 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि ये एक मिड कैप कंपनी है। वही शेयर का करंट प्राइस की बात करें तो इसका करंट प्राइस अभी 40 रुपये के आसपास में आज के डेट में चल रहा है। वही इसका स्टॉक पीई की बात करें तो स्टॉक पीई इसका 24.3 पे है, जो कि इसका इंडस्ट्री पी के पास है, हल्का सा इंडस्ट्री पी से इसका स्टॉक पी चल रहा है। तो अगर पीई की वैल्यूएशन पे अगर देखते हैं कि पी इसका इंडस्ट्री पी से कितना है तो हल्का सुपर है, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये अभी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिल रहा है पीई रेशियो के हिसाब से। बट फ्रेंड्स, अगर इसका पीई रेशियो जितना इंडस्ट्री पी से नीचे मिल जाता उतनी अच्छी बात होती। खैर कोई बात नहीं, पी रेशियो के हिसाब से अगर वैल्यूएशन निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगा इसे अभी नहीं कहेंगे, बिल्कुल अपने इंडस्ट्री पी के पास में ही ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वही आगे बात करते हैं और देखते हैं कि इसका बुक वैल्यू आपका 7.5 रुपये का आसपास का बुक वैल्यू है, जो कि इसका प्राइस टू बुक वैल्यू इसका लगभग 5.5 रुपये के आसपास में दिख रहा है, मतलब 5.26 के आसपास में दिख रहा है इसका प्राइस टू बुक वैल्यू। तो अगर इसका पर शेयर का प्राइस निकालते हैं कि पर शेयर अपने बुक वैल्यू से कितना महंगा चल रहा है, तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 5.5 गुना ज़्यादा इसको महंगा देखने को मिल रहा है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से अगर वैल्यूएशन देखते हैं तो यहाँ पर 5 गुना महंगा सच में एक महंगा देखने को लग रहा है और समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर ये और सस्ता मिल जाता, जैसे इसका शेयर का प्राइस लगभग 40 रुपये के आसपास में, अगर ये 35 या 35 से और नीचे 30 के आसपास, जितना आपका प्राइस का पर शेयर का प्राइस जितना नीचे मिलेगा उतना ही आपका प्राइस टू बुक वैल्यू नीचे आता जाएगा, जो कि आपके बुक वैल्यू के आसपास अगर फिर देखते हैं तो वैल्यूएशन निकालते हैं तो फिर ये अच्छा देखने को मिलता है कि सस्ता मिल रहा है शेयर। अभी फ़िलहाल के लिए प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से अभी तो कुछ ना कुछ महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं कहेंगे बट फिर भी महंगा है। तो ये है आपका वैल्यूएशन के मामले में। एक आपका स्टॉक पी के वैल्यूएशन के मामले में ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बट एक रेशियो ये हो गया प्राइस टू बुक वैल्यू, ये इसके मामले में ये कुछ अभी महंगा देखने को मिल रहा है। तो शेयर का प्राइस जितना नीचे मिल जाता है उतनी अच्छी बात है, वही स्टॉक पी भी जितना नीचे मिलता उतनी अच्छी बात होती। खैर आगे चलते, डिविडेंड यील्ड यहाँ पे कुछ खास नहीं है, फेस वैल्यू यहाँ पर एक है, मतलब कि आगे आपको स्टॉक में स्प्लिट देखने को नहीं मिलेगा, फेस वैल्यू अब यहाँ से टूटने वाला नहीं है। आगे चलते हैं, वही इसका ईपीएस की बात करने, अर्निंग पर शेयर का, तो 1.5 रुपये के आसपास का ईपीएस है, जो कि कुछ खास नहीं है, मैं इसे कुछ खास कंसीडर नहीं करता, काफ़ी ये एवरेज काफ़ी कम है ईपीएस। खैर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आरओसी की बात करें तो आरओसी आपका लगभग 23.5% का आरओसी है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन आरओसी है। वही आरओई की बात करें तो ये भी 23.5% का आरओई है, जो कि ये भी बहुत बेहतरीन है। फ्रेंड्स, आरओसी और आरओई ये दोनों यहाँ पे बहुत ही अच्छा और बेहतरीन देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं, अगर वही इसका सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 54.5% का है, जो कि बहुत ही अच्छा सेल्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वही प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 155%, 150% का प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कैश की बात करें तो 292 लगभग 300 करोड़ के आसपास का कैश है। वही अगर डेट की बात करते तो लगभग 1,500 के आसपास का डेट है। तो फ्रेंड्स, डेट बहुत ज़्यादा है, कैश बहुत कम है कंपनी के पास, तो यहाँ पे एक परेशानी की बात है। बट फ्रेंड्स, इसको डिटेल में समझेंगे, आगे चलेंगे, बैलेंस शीट में जब डिस्कस करेंगे तो इस पर और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी ये परेशानी की बात है तो ये कितनी ज़्यादा परेशानी की बात है या फिर लंबे अवधि में इसके साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये आगे बात करेंगे। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 72%, 73% के आसपास का प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, इनिशियल रेशियो में क्या क्या परेशानी की बात है और क्या क्या अच्छी बात है वो डिस्कस करते हैं। प्रमोटर होल्डिंग की पहली बात करते हैं तो ये एक अच्छी बात यहाँ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, सेल्स ग्रोथ यहाँ बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, आरओसी यहाँ अच्छा देखने को मिल रहा है, आरओई यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। स्टॉक पी अपने इंडस्ट्री पी के पास में ट्रेड करते हैं, ये भी एक ठीक ठाक इसे कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें दिक्कत वाली क्या बात है। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत वाली बात है वो है कंपनी का डेट बहुत ज़्यादा है, कैश बहुत कम है। बट अभी इस पर डिसीजन नहीं लेंगे, अच्छे से भी जाएंगे बैलेंस शीट में तो क्लियर होगा। और क्या दिक्कत वाली बात दिख रही है, प्राइस टू बुक वैल्यू अभी लगभग 5 गुना से ज़्यादा महंगा है, तो ये कुछ दिक्कत वाली बात देखने को मिल रही है। पर शेयर का प्राइस जितना नीचे मिल जाती है उतनी अच्छी बात, स्टॉक पी जितना नीचे मिल जाता उतना अच्छी बात।
फेस वैल्यू सॉरी डिविडेंड यहाँ पे अच्छा नहीं है। खैर ये उतनी परेशानी की बात नहीं है, इसे लंबे अवधि में इसे अवॉइड ही करना चाहिए। अगर लंबे अवधि में आपका इस पे व्यू है तो डिविडेंड अगर यहाँ पे अच्छा नहीं है तो भी कोई बात नहीं, इसे आप अवॉइड कर सकते हैं। ईपीएस की एक बात हो सकती है कि लंबे अवधि में ईपीएस का इंक्रीज होना चाहिए, तो खैर एक ये कुछ परेशानी की बात है। तो फ्रेंड जो सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यहाँ देखने को मिल रही है बस एक ही चीज़ है, वो है इसका डेट, जो आगे डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं कंपनी का पीएलएन फाइल देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस फाइल देखते हैं कंपनी का। तो अगर यहाँ पे सेल्स देखिए तो सेल्स आप अगर देखें पिछले 5 साल का, तो 5 साल में सेल्स देखिए तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि बीच में 2020-21 में कम हो गया था सेल्स, और वो कम हुआ था कोविड के वजह से, बट फिर जैसे ही कोविड खत्म हुआ है देखिए सेल्स फिर से इंक्रीज हो गया। तो अगर इसका एवरेज निकालते हैं पूरा पिछले 10 साल 12 साल का अगर देखते हैं एवरेज निकाल के, तो आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का सेल्स कंटिन्यूस इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का अगर पिछले 10 साल का अगर देखते हैं 10-12 साल का, तो एवरेज निकाल के देखिए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन वही पिछले 5 साल का देखते हैं तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। 2020 और 21 कम हुआ था हल्का सा, अगेन वही आपका पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से, बट फिर से जैसे ही सब कुछ सही हुआ है तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट, यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 1,500 करोड़ के आसपास पहुँच गया। अब फ्रेंड्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, क्योंकि ये कंपनी के कोर बिजनेस से कितने प्रॉफिट निकली है वो हमें ये बताता है, तो इसे देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं अदर इनकम। अदर इनकम इस कंपनी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अदर इनकम भी देख लिया करिएगा किसी भी शेयर का आप चेक करते हैं तो अदर इनकम पिछले 5 साल का देखें तो आपका 2021 में कोविड की वजह से माइनस में चला गया था, बट फिर से ये वापस आ गया है, जो कि यहाँ पर आपका 16 करोड़ के आसपास में अदर इनकम है। तो ठीक है, अदर इनकम भी ओके सा देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं नेट प्रॉफिट पे, जो कि कंपनी को फाइनली कटा के कितना बचा। तो पिछले 5 साल का देखते हैं नेट प्रॉफिट, तो आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखें तो आपका यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी का नेट प्रॉफिट फाइनली जो प्रॉफिट था कंपनी का यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वही ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर की बात करें, तो ये भी देखिए तो पिछले 5 साल में आपका इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि ये भी एक अच्छी बात है। खैर आगे चलते हैं और डिटेल में देखते हैं इसे। तो और अगर डिटेल देखें इसका कुछ आप इस पर देख लीजिए, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। अगर पिछले 10 साल का सेल्स ग्रोथ देखते हैं कंपाउंड निकाल के 10% का है, 5 साल का देखें तो 9%, 3 साल का देखें तो 10% है, और टीटीएमएल ट्रेलिंग 12 मंथ का देखें आपका तो ये 54% है। तो ये आपका कंपाउंड सेल्स भी यहाँ अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर देखते हैं तो ये भी यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है, जो कि 10 साल में 35% है और 5 साल में 20% है, जो कि अच्छा देखने को मिल रहा है। वही स्टॉक का CAGR बात करें, जिसको कहते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितने % से कंपाउंड होते गई है। तो अगर ये देखते हैं तो 10 साल में कंपनी 46% का कंपाउंड करके आगे निकली है, 5 साल में 37%, 3 साल में 93%। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है, 3 साल में 93% का इसका कंपाउंड है और 1 साल में 100%। तो फ्रेंड्स ये आपका CAGR बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होता है, जो कि यहाँ पर CAGR देख रहे हैं तो कंपनी का बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रहा है। वही ROE की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, तो ये 10 साल में 14% है, 5 साल में 14%, 3 साल में 15% और लास्ट ईयर में 23% है। तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। जो सबसे अच्छा ये आप देखने को मिल रहा है कंपनी का जो स्टॉक प्राइस का CAGR, स्टॉक प्राइस का CAGR बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। तो खैर आगे चलते हैं और कंपनी का अब बात करते हैं बैलेंस शीट पे। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल देखिए तो शेयर कैपिटल पिछले 5 साल में यहाँ पर हल्का सा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत तेज़ी से इंक्रीज नहीं हुआ है, तो उतनी परेशानी की बात नहीं है, बट फिर भी परेशानी की बात है, क्योंकि शेयर कैपिटल का इंक्रीज होना कंपनी पे एक तरह से कर्ज की बात होता है। बट आप इसे फिलहाल के लिए अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से इंक्रीज नहीं हुआ है, बट फिर भी ये एक कुछ ना कुछ परेशानी की बात होती ज़रूर है। वही कंपनी की रिजर्व की बात करें तो पिछले 5 साल में कंपनी का रिजर्व इंक्रीज होता हुआ हल्का सा मिला है। हालांकि एवरेज निकाले तो धीमे धीमे ये इंक्रीज होता हुआ देखने को ही मिल रहा है, तो जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी का रिजर्व भी इंक्रीज होते रहना चाहिए। वही कंपनी के कर्ज की बात करते हैं तो पिछले 5 साल का अगर कंपनी का कर्ज देखते हैं
तो आप यहाँ पे देखिए कंपनी ने अपने कर्ज को बहुत तेज़ी से कम करने की कोशिश कर रही है, जो कि एक सबसे अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए कि कंपनी पे कर्ज तो है बट कंपनी उसको बहुत तेज़ी से कम करने की कोशिश भी कर रही है, ना कि कर्ज और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पे कंपनी अपने कर्ज को बहुत तेज़ी से कम करने की कोशिश कर रही है, जो कि एक सबसे और बहुत ही अच्छी बात देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो ये तो हो गया कंपनी का बैलेंस शीट, और आगे चलते हैं और कंपनी का देखते हैं कैश फ्लो। तो अगर कैश फ्लो अगर देखते हैं तो कैश फ्लो में इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो इसका पिछले 5 साल का अगर चेक करें तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। एवरेज देखने पे बात करें तो, क्योंकि 2017 में काफ़ी ज़्यादा था, 1000 करोड़ के आसपास का था, 18 में कम हो गया, 19 में हल्का सा इंक्रीज हुआ, 20 में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, 21 में फिर से कम हो गया, और आपका मार्च में तो फिर से वापस से लगभग 900 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। तो फ्रेंड्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो ये देख के समझ में आ रहा है कि एवरेज अगर देखते हैं तो कंपनी का यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। वही कंपनी का नेट कैश फ्लो देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेशियो होता है देखना। तो नेट कैश फ्लो देखिए कंपनी का, तो ये आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये तो एवरेज में कहूँ नहीं कह सकता कि ये इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीच में कम हुआ था, 19 में अच्छा खासा माइनस में चला गया था, 21 में फिर से माइनस चला गया था, और 21 में माइनस जाने का रीज़न इसका कोविड हो सकता है, बट 22 में फिर से प्लस में ले आइए। तो फिलहाल के लिए नेट कैश फ्लो आपको बहुत मैं अच्छा नहीं कहूँगा, बट हाँ कंपनी के पास अभी कैश फ्लो है, जो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है देखना कि कंपनी के पास कैश फ्लो है या नहीं। अगर कंपनी इसको कैश फ्लो को मेंटेन करके रखती है या इंक्रीज करती रहती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ये कंपनी के लिए और भी अच्छी बात हो जाएगी या बन जाएगी या कह सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इसे बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, बट हाँ कैश फ्लो कंपनी के पास है, कंपनी पास कैश लेके बैठी हुई जो कि 172 करोड़ के आसपास का है, जो कि एक अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स अगर इसका बैलेंस शीट को और प्रॉफिट एंड लॉस फाइल को और इसका कैश फ्लो को जो भी है इनिशियल रेशियो को, मतलब फाइनेंशियली अगर इसे देखते हैं कंपनी का, तो कंपनी में सब कुछ अच्छा और ओके सा देखने को मिल रहा है, बजाय बस एक चीज़ को कि कंपनी पे डेट अभी काफ़ी ज़्यादा है, कैश कम है, बट कंपनी अपने कर्ज को बहुत तेज़ी से कम करने में लगी हुई है और कंपनी कम कर भी रही है। और दूसरी जो सबसे बड़ी अच्छी बात देखने को जो इसमें मुझे मिल रही है वो है कंपनी का आपका शेयर का प्राइस का कंपाउंड। ये जो है आपका स्टॉक प्राइस का CAGR, ये मुझे सबसे अच्छा देखने को यहाँ पे मिला, जो कि बहुत ही बेहतरीन है इसका CAGR। सो फ्रेंड्स अगर आप इसे लंबे अवधि में इसके साथ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए, ये स्टॉक लंबे अवधि में जाने के लायक बिल्कुल है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करिएगा, इसके बैलेंस शीट के कर्ज को। अगर कर्ज कंपनी पे तेजी से कम करिए तो अच्छी बात है, बट अगर कर्ज इंक्रीज फिर से होता हुआ जाता हुआ देखने को मिले तो परेशानी की बात है। तो बस एक वही चीज़ है जो परेशानी की बात है, बाकी सब कुछ इसमें अच्छा सा देखने को मिल रहा है। आपको इस कंपनी के बारे में क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। उम्मीद है ये मेरी छोटी सी कोशिश आपके कुछ काम आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए।